एंड वेलकम टू डिसेंट नेट अचीवर्स। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज़ मुद्दस्सिर अमीन। सो मैं यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, पेपर 1 की प्रिपरेशन हो रही है। आजकल हम कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज। तो कभी कभार रहता है यहाँ पे थ्योरी क्लास भी, ठीक है, उसमें पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो आज जो एग्ज़ाम थोड़ा सा नज़दीक है, इसलिए हमने सोचा कि हम कवर कर लेंगे एमसीक्यू सीरीज़ को। ठीक है, तो आप इस क्लास को मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं वो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हम यहाँ पे कवर करते हैं पूरे कंसेप्ट पेपर 1 के रिलेटेड, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें 2 क्लास रहता है, एक 8 बजे रहता है, सो 10 बजे पहले था, अभी 8 बजे होता है, और 2 बजे क्लास होता है थ्योरी एंड एमसीक्यू। ठीक है, सो हमारा मिशन जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ को क्लिक करना। ठीक है, यस, सो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन हो रही है। सो यहाँ पे थ्योरी एंड एमसीक्यू क्लास रहता है 2 बजे। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्लास रहता है रात के 8 बजे। ठीक है, शाम के 8 बजे। सुबह 10 बजे होता था, अब इसकी टाइमिंग चेंज हो गई है, अब कितने बजे रहता है? 8 बजे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो आप इन 2 क्लासेस को मिस मत करिएगा। आपके पेपर 1 के पूरे कंसेप्ट से आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे। यहाँ पे पूरा आपको सिखा लेंगे टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम कैसे मैनेज करते हैं, बाकी जो आपकी क्वेरीज होती है उनको हम लेते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बिफोर स्टार्टिंग, यानी स्टार्ट करने से पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो और खुद भी लाइक कर लो। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्लास की। ठीक है, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो सब शेयर कर लो, उसके बाद आप थम्स अप करिए। जो भी शेयर करेगा वो थम्स अप करेगा। ठीक है, यस। So let's get started then. तो आर यू रेडी? आप अपना थम्स अप करिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। तो लेट्स बिगिन देन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये रहा आपके सिग्निफिकेंट क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च सेटअप। रिसर्च सेटअप से करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है, किसमें करेक्ट है। तो आपके पास ये 30 सेकंड आपको बताना है। ये सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, बी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, सी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, डेटा कलेक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, डी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, डेटा कलेक्शन। आपके पास अभी टाइम है, आप आंसर करिए सब। बहुत अच्छा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने चाहिए। ठीक है, आप सबों को बता दीजिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन इसका आंसर ए पार्ट। सो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक पहले होता है, ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर उसके बाद किया जाता है, डेटा कलेक्शन की जाती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स किया जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो ये सीक्वेंस है रिसर्च सेटअप्स का। ठीक है, पहले सिलेक्शन ऑफ टॉपिक देखते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखते हैं, डेटा कलेक्शन देखते हैं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स करते हैं। ओके, सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले नहीं किया जाता है, डेटा कलेक्शन सेकंड सेटअप नहीं है, जैसे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, डेटा कलेक्शन है थर्ड सी पार्ट में, ये भी नहीं आएगा। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स पहले नहीं आता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स आता है पहले, फिर डेटा, पहले डेटा कलेक्शन आता है उसके बाद आता है। ठीक है, ये ध्यान, तो इसीलिए करेक्ट आंसर है, बाकी जो है वो गलत आंसर है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। डिकंस्ट्रक्शन इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च। इन डिकंस्ट्रक्शन किसमें एक पॉपुलर मेथड है? बेसिक साइंस, अप्लाइड साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर। आपको बताना, आपके पास टाइम है 30 सेकंड में, आप आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। डिकंस्ट्रक्शन आपको बताना है किसमें एक पॉपुलर मेथड है। ठीक है, किस रिसर्च में पॉपुलर मेथड है।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट क्या, लिटरेचर, यानी जो लिटरेचर है, लिटरेचर में डिकंस्ट्रक्शन एक पॉपुलर मेथड माना जाता है। ठीक है, एक सेकंड आप रुकिए। थोड़ा सा वेट करिए आप। हाँ देखो, डिकंस्ट्रक्शन एक पॉपुलर मेथड है रिसर्च का। ठीक है, तो ये किस में आता है, किस में है ये पॉपुलर मेथड, ये लिटरेचर में है। ठीक है, जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम देखते हैं, मतलब एग्जैक्ट टर्म्स हम देखते हैं, है ना, जो वेरिएबल्स लेते हैं हम उनकी मीनिंग देखते हैं। टेक्स्ट की बात करेंगे हम, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसमें जैसे थ्योरीज होते हैं, मॉडल्स होते हैं। ठीक है, सो हमें जो भी मॉडल्स मिलते हैं हम उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, थ्योरीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, so that is deconstruction in literature. Okay, so I hope you got it. चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। ये assertion is a type of question है। Qualitative research in India has a long way to go to reach international standards. यानी qualitative research इंडिया में जो होती है तो उसको बहुत टाइम लगता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचने के लिए। रीजन है बिकॉज ऑफ फंडिंग एजेंसीज डू नॉट सपोर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च। फंडिंग एजेंसीज क्वालिटेटिव रिसर्च को सपोर्ट नहीं करती इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, आपको करेक्ट आंसर करना है। यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर दोनों करेक्ट है बट और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, बी है दोनों ट्रू है बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी इज ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों फॉल्स। आपको आंसर करना, आप आंसर करिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा पहले ही देखते हैं। आपने सबों ने आंसर किया है, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इंडिया में, इसको बहुत टाइम लगता है करने में भी और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए भी क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसको टाइम थोड़ा सा लगता है। सो रीजन जो क्या, ये जो रीजन है ये फॉल्स है। क्वालिटेटिव रिसर्च को फंडिंग नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, तो ये कहता है कि नहीं मिलती है क्वालिटेटिव रिसर्च को कोई फंडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो इसलिए रीजन जो है वो फॉल्स है, ए असर्शन जो है वो ट्रू है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द वेरिएबल विच इंपैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज। एक वेरिएबल जो है जो इंपैक्ट डालता है किस किस के बीच में रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट वेरिएबल, प्रेसिडेंट वेरिएबल, प्रेडिक्टर वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। आप सब आंसर करो, आपके पास टाइम है। वेरी गुड, ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे। बहुत अच्छा, तो ऐसे आंसर करो आप। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट कंट्रोल वेरिएबल, यानी जो इंपैक्ट दिखाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप, ठीक है, दिखाता है, इंपैक्ट दिखाता है, तो वो कंट्रोल वेरिएबल होता है। ठीक है, सो चलते क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स जो है, यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, जो भी मतलब जिनकी पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट होते हैं एक एक्सपेरिमेंट में, जिससे रिजल्ट पे इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सारे जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सबों को एट द सेम टाइम उनको टेस्ट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ मच लाइट डज अ बोस्टन फर नीड टू ग्रो द मोस्ट इन अ मंथ। यानी बोस्टन फर को कितनी लाइट की जरूरत है बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। कंट्रोल वेरिएबल इसमें अमाउंट ऑफ वाटर गिवन टू ईच प्लांट, टाइप ऑफ सॉइल, टेम्परेचर ऑफ रूम। कंट्रोल वेरिएबल्स क्या है कि यानी हर एक प्लांट को वाटर की कितनी की जरूरत पड़ेगी, सॉइल कैसी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर यानी टेम्परेचर ऑफ रूम यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए।
ठीक है। सो ये थोड़े से कंट्रोल वेरिएबल्स है। इसलिए कंट्रोल वेरिएबल्स यहाँ पे भी है। जैसे हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लाइट कलर, डज यहाँ पे है प्रॉब्लम, डज रेड लाइट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, क्या अगर रेड लाइट पड़ेगी प्लांट पे क्या उसकी ग्रोथ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो बढ़ सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लाइट कलर, ठीक है, लाइट कलर जिससे हम इफेक्ट देखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल है प्लांट हाइट, यानी प्लांट की जो हाइट है जब वो ग्रो करेगा दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कंट्रोल वेरिएबल्स यहाँ पे है, यानी वाटर है ना, सॉइल है, टेम्परेचर है, डे नाइट टाइम है, तो ये इफेक्ट करते हैं इसकी प्लांट की ग्रोथ पे, ठीक है। ये सारे इफेक्ट करते हैं प्लांट की, जो इम्पैक्ट दिखाएंगे तो वो कंट्रोल वेरिएबल कहलाते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इज, एक आइडिया जो है नॉलेज जो आती है वो एक्सपीरियंस से आती है। ये कौन सी टर्म है में दिखाता है, रैशनलिज्म भी है, डिडक्टिव रीजनिंग से, लॉजिक भी है, एम्पिरिसिज्म। आप सब आंसर कर लो, आपके पास टाइम है। वो आइडिया जो हमें दिखाता है ना, जो नॉलेज जो है आती है एक्सपीरियंस से, ठीक है। हाँ, रैशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक, एम्पिरिसिज्म। सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द एम्पिरिसिज्म, ठीक है। अगर हम रैशनलिज्म की बात करेंगे तो रीजन आ जाता है, ठीक है। हाँ, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक, यहाँ पे सब इनमें रीजनिंग आता है। एम्पिरिसिज्म में एक्सपीरियंस आती है, ठीक है। अगर हम नॉलेज की बात, नॉलेज कहाँ से आती है, वो एक्सपीरियंस आती है, दैट इज एम्पिरिसिज्म। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलिए क्वेश्चन 6 पे इसको पढ़ लो आंसर करो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामीटर टेस्ट। नॉन पैरामीटर टेस्ट कौन सा नहीं है? टी टेस्ट, साइन टेस्ट, काइसिका टेस्ट, रन टेस्ट, ठीक है। आप आंसर करो, आपके पास टाइम है। नॉन पैरामीटर टेस्ट कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं ये बताना है। अब पहले देखना आपको कौन सा है, उसके बाद देखना कौन सा नहीं है, तो वो आप आंसर करिए। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपके पास टाइम है, आप आंसर करिए अच्छे से। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट। टी टेस्ट जो है पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है, ठीक है। साइन टेस्ट जो है ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। काइसिका टेस्ट ये भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। रन टेस्ट ये भी क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो पैरामीट्रिक जो टी टेस्ट है ये पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन 7 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which one of the following is not a type of experimental method? एक्सपेरिमेंटल मेथड का टाइप कौन सा नहीं है? सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, रैशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, आप इसको अच्छे से आंसर करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है मैं दोबारा बताऊंगा कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसका टाइप कौन सा नहीं है। सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट है, रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट है, पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट है या रैशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। आप सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड के टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स, है ना, हिस्टोरिकल रिसर्च के टाइप्स। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट जो ये इसका टाइप नहीं है, बाकी है सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, इसमें सिंगल ग्रुप लेते हैं। पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, पैरेलल मींस दोनों लेते हैं अलग अलग ग्रुप्स। रैशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट यानी हम रैशनली हम देखते हैं उनको, रीजन के ये रीजन के आधार पे देखते हैं ग्रुप्स को, ठीक है। यस, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इन सैंपलिंग द लॉटरी मेथड यूज्ड फॉर, अगर सैंपलिंग की बात करेंगे हम तो वहां पे लॉटरी मेथड यूज होता है, तो वो किसके लिए यूज होता है? इंटरप्रिटेशन के लिए, थ्योराइजेशन के लिए, कंसेप्चुअलाइजेशन, रैंडमाइजेशन के लिए। इजी क्वेश्चन है, आप आंसर करिए। लॉटरी मेथड किसके लिए यूज होता है सैंपलिंग में, ये बताना आपको। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बहुत अच्छा, सबों को इनवाइट करिए, जो भी है उनको इनवाइट करिए, उनको बोलो एमसीक्यू सीरीज हो रहा है डीसीटी नेट अचीवर्स चैनल, यूट्यूब चैनल पे। सो उनको आप शेयर करिए, ठीक है। यस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट क्या है? रैंडमाइजेशन। क्या है? रैंडमाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, जब तक क्वेश्चन नंबर 9 पे इसको पढ़ और आंसर कर लो। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च? रिसर्च का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिव्यू द लिटरेचर,
to summarize what is already known, to get an academic degree, to discover new facts or to make fresh interpretation of known facts. आप सब आंसर करिए, आपके पास टाइम है। चलो, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, ये आपको बताना है। नहीं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेजर तो एक होता है, दूसरा तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, ये बताना है आपको। सब आंसर करिए, वेरी गुड। देखो, मेन ऑब्जेक्टिव आपको बताना है रिसर्च का क्या होता है, ठीक है। ये आपको आंसर करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हम दिखाएंगे इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स आर टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स, यानी नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना, या हम जो फ्रेश इंटरप्रिटेशन होती है ना, तो फ्रेश इंटरप्रिटेशन एक किसी नोन फैक्ट के लिए बनाना, नया रिजल्ट्स लेके आना, ठीक है, न्यू डिस्कवर कर लेना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। जल्दी क्वेश्चन 10 पे इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। सैंपलिंग एरर डिक्रीजेस विद द, सैंपलिंग एरर कैसे डिक्रीज होती है, सैंपलिंग एरर कैसे कम होती है, ये आपको बताना है। डिक्रीज इन सैंपल साइज, क्या जब डिक्रीज होता है सैंपल साइज क्या ऐसे होता है, या इंक्रीज इन सैंपल साइज, या इंक्रीज होता है सैंपल साइज। सी प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन से, डी प्रोसेस ऑफ एनालिसिस या एनालिसिस से। आप सब आंसर करिए, आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज इन सैंपल साइज, यानी सैंपलिंग एरर कम तब हो जाएगी जब हम इंक्रीज करेंगे सैंपल साइज, ठीक है। अगर हमने 200 सैंपल ले लिया है तो अगर एरर आ सकता है, ठीक है, तो सैंपलिंग की वजह से अगर एरर आ सकता है तो हम सैंपल को बढ़ा सकते हैं। हम 250 ले सकते हैं, हम 300 ले सकते हैं, हम 400 ले सकते हैं, ठीक है। सो जिससे हमारा सैंपलिंग एरर कम हो सकता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। बी पार्ट द करेक्ट आंसर। कम अगर एरर करना होगा तो सैंपल साइज को बढ़ाना है, तो ये ऑब्वियसली है, ठीक है। यस, तो जिन्होंने अभी तक ये क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर जो चैनल पे नया है कोई, वो सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन, जो फंडामेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल्स है वो कहाँ पे कैसे यूज होते हैं। एक्शन रिसर्च, बी अप्लाइड रिसर्च, से फिलोसफिकल रिसर्च, या हिस्टोरिकल रिसर्च। आप सब आंसर करिए। वेरी गुड। चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसमें यूज होते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च जो हम नॉलेज निकालते हैं, जो नॉलेज डिस्कवर हुई होती है, अब उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, वो अप्लाइड रिसर्च में यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना। देखो, मैंने बहुत बार बोला है, जब एंशिएंट मैन था तो एंशिएंट मैन ने क्या किया है, उसने क्या किया, उसे 2 पत्थर लाए। 2 पत्थर लाने से क्या किया उसने ऐसे ऐसे मतलब आपस में उनको टकराया, वहां से एक चिंगारी निकल के आ गई, ठीक है। जब चिंगारी निकल के आ गई तो वो चिंगारी किस पे पड़ गई, सूखे घास पे या पत्तों पे। तो वहां पे एक नॉलेज डेवलप हो गई। कौन सी नॉलेज, जो आग नमूदार हो गया वहां पे। तो ये एक फंडामेंटल रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है, प्योर रिसर्च है। अब उन्होंने इसको किसके लिए यूज किया, इस फंडामेंटल रिसर्च को किसके लिए यूज किया है, तो इसको हमने कुकिंग के लिए यूज किया है, ठीक है। ऐसे वो राख खाते थे, है ना, पकाने के बगैर ही खाते थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको कुकिंग के लिए यूज किया। जब उनको कुकिंग करनी थी कुछ, वो क्या करते थे, वो मतलब आग जलाते थे, उसके बाद उसी पे पकाते थे कुछ भी खाना, ठीक है। यस, सो अप्लाइड रिसर्च में यूज होता है।
सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज द कांसेप्ट ऑफ पैराडाइम। पैराडाइम किसने दे दिया है? पीटर हैगेट, बी है वान थुनेन, सी है थॉमस कोहन, डी है जॉन के राइट। चलो आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। पैराडाइम किसने दे दिया ये आपको बताना है, ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है आपका कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको आंसर दिखाएंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, थॉमस कोहन। थॉमस कोहन ने पैराडाइम टर्म दे दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, चाहे इंटरव्यू में, चाहे पीएचडी एग्जाम में, चाहे नेट के एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैराडाइम किसने दे दिया है? वो थॉमस कोहन ने दे दिया है, ये ध्यान में रखना। आप चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ और आंसर कर लो। इन थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन। जो थीसिस होती है, फिगर्स और टेबल्स जो होते हैं, ये किसमें इंक्लूड होते हैं? द अपेंडिक्स, a separate chapter, the concluding chapter, the text itself। आप आंसर करो, आपके पास टाइम है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, द टेक्स्ट इटसेल्फ। यानी फिगर्स और टेबल जो होते हैं वो किस में होते हैं? वो टेक्स्ट में ही आ जाते हैं। देखो मेथोडोलॉजी में भी नहीं आती है, या रिव्यू ऑफ लिटरेचर में नहीं आता, ये सारे किस में आते हैं? टेक्स्ट में आ जाते हैं। चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। अ थीसिस स्टेटमेंट इज, थीसिस क्या होती है? एन ऑब्जर्वेशन, ए फैक्ट, एन असर्शन, ए डिस्कशन। आपके पास टाइम है। सब आंसर करें। थीसिस स्टेटमेंट इज, थीसिस क्या होती है? एन ऑब्जर्वेशन, ए फैक्ट, एन असर्शन, ए डिस्कशन। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, एन असर्शन। थीसिस स्टेटमेंट जो होता है ये होता है एक असर्शन, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग्स इज आइडेंटिफाइड एज। इन्हें एक रिसर्च अप्रोच जो मैक्स वेबर ने दे दिया है, उसे उसमें बोला है कि इन्हें लोग कैसे क्रिएट करते हैं मीनिंग्स, किनकी जो भी रिसर्च नेचुरल सेटिंग्स में होती है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी मीनिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपको बताना है। पॉजिटिव पैराडाइम, क्रिटिकल पैराडाइम से, या नेचुरल पैराडाइम से, या इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम। आप आंसर करिए, आपके पास टाइम है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप। जो रिसर्च अप्रोच मैक्स वेबर ने दे दिया है, उसने उसमें बोला है कि यानी हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग्स आइडेंटिफाइड एज, यानी जो लोग समझते हैं कि यानी नेचुरल सेटिंग में हम कैसे मीनिंग देखेंगे किसी रिसर्च की या किसी
कंसेप्ट का, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम से, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप। चलते कुछ इसको थोड़ा सा देखते हैं। विद रिसर्च देयर आर टू मेन पैराडाइम्स, दो पैराडाइम्स होते हैं, एक तो पॉजिटिविस्ट होता है, दूसरा इंटरप्रेटेटिव होता है। जो मेन एम होता है पॉजिटिविस्ट का वो होता है कि थिंग्स को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, समझना, ठीक है। हाँ, जो चीजें होती है, जो रिसर्च होती है उसको समझना। तो इसकी रिसर्च होती है, ये होती है ऑन द बेस ऑफ जो ऑब्जेक्टिव हम बना लेते हैं, कोई पर्सनल बायसेस नहीं होती है रिजल्ट्स में, ठीक है। रिजल्ट्स मतलब क्रिस्टल क्लियर होते हैं। डेटा जो कलेक्ट किए जाते हैं पॉजिटिव रिसर्च में वो मेजरेबल होते हैं, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं थ्रू न्यूमेरिकल डेटा से, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा को हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे बेसी जो था उसने अपनी स्टडी में इसको डिफाइन किया पॉजिटिव रिसर्च को। उसने बोला कि पॉजिटिविस्ट रिसर्च जो होती है इसका पर्पस होता है एक प्रोसेस को समझना, एक प्रोसेस को दिखाना, ठीक है, और उसको उस जो वो समझते हैं उसको दूसरों के साथ शेयर करना। ये बेसी ने बताया है। इस तरह ये था पॉजिटिविस्ट रिसर्च, ठीक है, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। उसी तरह इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम जो है, तो इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम क्या है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, डिफरेंट चीजों की, डिफरेंट थिंग्स की हम अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, तो ये हमें एक्सपीरियंस से मिलती है ना, एक इंडिविजुअल को एक्सपीरियंस से मिलती है। तो इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम कहता है उसी में, ठीक है। सो यहाँ पे हम मीनिंग यूज करते हैं, यहाँ पे हम मेजरमेंट को नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें जो मेथोडोलॉजी होती है वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे हम मेजरमेंट करते हैं किसी फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये क्वालिटेटिव टाइप का होता है, इसमें इंटरव्यू होता है, इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है, इसमें रिलेशनशिप देखी जाती है, सब्जेक्ट रिलेशनशिप देखी जाती है बिटवीन द रिसर्चर एंड जो सैंपल होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इंटरप्रेटेटिव रिसर्च जो होती है इसमें डिफाइन नहीं करते हैं पहले हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, बट यहाँ पे हम सिचुएशन को देखते हैं। इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम में क्या करते हैं, एक सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है। सो ये किसने बोला, ये कैप्लन एंड मैक्सवेल ने बोला 1994 में। सो इंटरप्रेटेटिव अप्रोच जो है इसका एम क्या होता है कि हमें समझते हैं कि सोशल एक्शन जो होते हैं, सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको समझना, ठीक है। एक क्वालिटेटिव रिसर्च की तरह होता है इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम भी, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। ऐसे जो पॉजिटिविस्ट रिसर्च होती है, पॉजिटिव पैराडाइम जो होता है वो क्वांटिटेटिव टाइप का होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको फिर लिखिए और पढ़िए। सो देखते हैं क्वेश्चन 16, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिसर्टेशन आर, डिसर्टेशन कोर एलिमेंट्स कौन से हैं? ये इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, बी एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डेटा गैदर्ड, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, से रिसर्च प्लान, रिसर्च डेटा, एनालिसिस रेफरेंसेस। उसके बाद इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन। यहाँ पे आपको बताना है डिसर्टेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो आप सब आंसर करिए। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो आप। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखी जाती है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू होता है, उसके बाद है ना रिसर्च मेथोडोलॉजी को लिखते हैं थर्ड चैप्टर में, उसके बाद रिजल्ट हम लिखते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, उसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं, डिस्कशन एंड कंक्लूजन इसी के साथ आ जाता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। देखो यहाँ पे जो सेकंड है डेटा कलेक्शन, इसमें सेकंड है तो ये वाला नहीं आएगा क्योंकि लिटरेचर रिव्यू दूसरा आता है। इसलिए इससे पहले समरी ले है तो ये वाला भी गलत है। रिसर्च प्लान, रिसर्च डेटा तो ये भी गलत है, ओके। तो इसका करेक्ट ये डी पार्ट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन क्या होती है ये आपको बताना। आप क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए।
सबूक का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। रिसर्च डिजाइन होता है कि यानी जो भी डेटा कलेक्शन हम करते हैं, ठीक है, यानी एक फ्रेमवर्क हम बनाते हैं कि जब भी हम एक रिसर्च करते हैं उसका फ्रेमवर्क हम बनाते हैं, ठीक है, कि कब क्या करना है, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन क्या रहेगी, हमारा सैंपल क्या रहेगा, हमारा डेटा टूल क्या रहेगा, ठीक है, डेटा कलेक्शन टूल क्या रहेगा, हमारे वेरिएबल्स क्या रहेंगे, हमारी टेक्निक क्या रहेगी, हम एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है, डेटा जो हम ले लेंगे उससे उसको हम एनालिसिस कैसे करेंगे। तो ये सारा हमें कौन बताता है? रिसर्च डिजाइन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। सैंपलिंग केसेस मींस, सैंपलिंग केसेस का मतलब क्या है? सैंपलिंग यूजिंग सैंपलिंग फ्रेम, सैंपल हम यूज करते हैं सैंपलिंग फ्रेम के लिए। आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफकेस, सैंपलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम्स एटसेट्रा। आप आंसर करिए, आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। 20 क्वेश्चन है टोटल आज। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे, तो आप अभी आंसर करिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा रुकते हैं। सो ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर। डी पार्ट, डी पार्ट सैंपलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम एटसेट्रा। सैंपलिंग केसेस क्या होती है? यानी जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, जैसे सैंपलिंग ऑफ पीपल, यानी हमारे पास 10,000 पीपल है, 10,000 में हम सैंपल लेते हैं 500, ठीक है, तो ये सैंपलिंग केस बन गए। न्यूज़पेपर्स हम लेते हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, टेलीविजन प्रोग्राम्स हम लेते हैं, तो ये सैंपलिंग केसेस बनते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। थोड़ा सा देखते हैं। सोशल रिसर्च इज मोस्टली कंडक्टेड ऑन पीपल। एक सोशल रिसर्च लोगों पे की जाती है, बट नॉट एक्सक्लूसिवली, यानी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या टेलीविजन प्रोग्राम्स एक मतलब इंफॉर्मेशन बन जाती है रिसर्च डेटा के लिए। उसमें हम डिफरेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी यूज कर सकते हैं, फर्म्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे ए केस इज द जनरल कलेक्टिव वर्ड यूज्ड टू द यूनिट ऑफ एनालिसिस। एक केस हम यूज करते हैं, एक जनरल टर्म जो है एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, या कलेक्टिव वर्ड जो है ये किसके लिए है? ये केस के लिए, किसके लिए? यानी जब हम एनालिसिस लेते हैं, ठीक है। सैंपलिंग फ्रेम्स जो होते हैं, अगर हमें क्लेम करने के जनरल पॉपुलेशन के लिए, सैंपल के लिए हमें एक क्लेम करनी होगी, तो उसके लिए हम सैंपलिंग फ्रेम बनाते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इसी तरह के इसमें हम कह सकते हैं कि जो बी पार्ट है वो करेक्ट आंसर है ना। डी पार्ट, डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर नहीं है, इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। यस, सो ये इसका हिंदी पार्ट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च डेटा विच इज सिमेट्रिकल इन शेप सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट सेंटर पीक इज मच हायर इज, यानी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा गया है जो सिमेट्रिकल है शेप में, बट सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट सेंटर में उसका पीक जो है वो मच हायर है, यानी ऐसे पैरामिड जैसे होता है, यानी सेंटर पीक जो है उसको हाई है, ठीक है, हाँ ऐसे। सो आपको बताना इसको क्या कहा जाता है। इसमें स्टैटिस्टिक्स में सिक्योर्ड है, मेसोकर्टिक है, लेप्टोकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक है। सब आंसर कर लो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करिए सब। अगर आपको पता है आप आंसर करिए, अगर अभी पता नहीं है तो फिर भी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो ये आपके स्क्रीन में इसका सी पार्ट, सी पार्ट क्या है? लेप्टोकर्टिक। सो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये लेप्टोकर्टिक है, बीच वाली। मेसोकर्टिक जो होता है इसमें अगर यानी इसकी जो मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है, यानी जीरो के रिलेटेड होता है, ठीक है। सो मेसोकर्टिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इस तरह लेप्टोकर्टिक में यानी कटऑफ ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी जीरो मीनस के, यानी जीरो से ज्यादा 0.1, 0.2, 0.3, 0.40, 0.90, 1, 2, ठीक है, ऐसे 3 तक, यानी 3 तक होता है इसका वैल्यू कटऑफ का, ठीक है। सो
सो यहाँ पे ये बीच में जो होता है यानी ज्यादा हाइट होते हैं इसके बीच में, सारे वैल्यूज जो होते हैं वो बीच में ही होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इस तरह प्लैटिक कटिंग क्या होती है, ये फ्लैट होती है थोड़ी सी, दैट मीन्स कि इसका जो कटऑफ वैल्यू होता है वो लेस देन 0 होता है, दैट मीन्स माइनस वैल्यूज होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज होते हैं इसमें प्लैटिक कटिंग में, यानी इसमें वैल्यूज लेस देन 0 होते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज, इसमें ग्रेटर देन 0 वैल्यूज होते हैं लैपटॉप कटिंग में, इसमें जो कटऑफ होते हैं वो इक्वल होती है, ये बराबर बराबर होते हैं, मीन मीडियन मोड इक्वल होता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, ये थे मेजर कटिंग, लैपटॉप कटिंग एंड प्लैटिक कटिंग। सो चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए और आंसर कर लीजिए आप। व्हेन प्लानिंग टू डू ए सोशल रिसर्च इट इज बेटर टू, जब हम प्लान करते हैं एक सोशल रिसर्च को तो यहाँ पे बेटर क्या रहता है, अप्रोच द टॉपिक विद एन ओपन माइंड, हम अप्रोच कर सकते हैं टॉपिक के साथ ओपन माइंड से। डू अ पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इनटू इट, हम पायलट स्टडी कर सकते हैं। बी फैमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक, हम फैमिलियर रह सकते हैं टॉपिक के साथ, उसके लिटरेचर के साथ। फॉरगेट अबाउट थ्योरी बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल, हम थ्योरी को भूल जाएंगे और यहाँ पे हम किसको ले लेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल होता है। आप सब आंसर करिए, आपके पास टाइम है, वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखो जो जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो, ठीक है, हाँ, उससे हमें मोटिवेशन मिल जाती है। इसी तरह जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, यस, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। 8 बजे होता है, रात के 8 बजे, शाम के 8 बजे होता है मैथमेटिकल रीजनिंग का क्लास। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी फैमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक, यानी हम टॉपिक पे जो लिटरेचर होता है उसके साथ हम फैमिलियर होते हैं, हमें पता चलता है थोड़ा सा जब हमें कोई सोशल रिसर्च करनी होती है। ओके, सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यू। सो आई होप यू एंजॉय दिस। सो ये थोड़ा सा इसमें आप ये नोट्स में आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, आप इन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कॉल नहीं हो जाएगी, तो इसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप से भी इसमें भेज दीजिए हाय व्हाट्सएप ज्वाइन, तो हम व्हाट्सएप में आपको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए क्योंकि आपका फीडबैक जो वैल्यूएबल है। सो थैंक यू एवरीवन। सो अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, उसको आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, उसको मैं अटेंड कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। ऐसे जुड़े रहे, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, हाँ, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है वो चाहिए। सो थैंक यू।